में जो समानता है क्या है, ये मेरा प्रश्न था पहला वाला। समानता से, हाँ, संविधान में क्या समानता है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी और ये बताया गया कि विभिन्न देशों से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूके से, आयरलैंड से, विभिन्न देशों से कई प्रावधान लिए गए, तो हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, क्या उन्होंने भारत की जो प्राचीन वेदों में जो संविधान सम्मत बातें की गई हैं उसको भी पढ़ा था या नहीं, उसे भी लागू करने की कोशिश की गई, चाहे वो मनुस्मृति की बात हो, सुब्रनीति की बात हो और तमाम जगहों पर जो व्याख्या दिए गए हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशों के बारे में तो पढ़ लिया, क्या अपने यहाँ क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार से हमारे यहाँ संचालन हुआ करता था, क्या व्यवस्था थी, उसे भी मद्देनजर ध्यान में रखा कि नहीं, अगर नहीं रखा तो क्यों? कि संविधान सभा जो बनी है वो स्वतंत्र भारत में तो नहीं बनी है, संविधान सभा बनी है गुलाम भारत में, और जिन्होंने हमको गुलाम बना के रखा था उन लोगों ने संविधान सभा बनाई थी। अब उस परिस्थिति की आप कल्पना करिए, मान लीजिए इंदिरा गांधी के आपातकाल में अगर कोई संविधान सभा बन जाती तो उसका कैसा रिजल्ट क्या आता है इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो हम लोग संविधान सभा की नीयत पर तो ज्यादा संदेह नहीं कर रहे हैं, उस समय की परिस्थितियां गुलामी काल की थी, और अब क्या परिस्थितियां किस तरह की रही होंगी, भाई हम लोग तो उस समय 7-8 साल के बच्चे थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता इस संबंध में, लेकिन हम लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार संविधान बनाने वालों की केवल एक जगह नीयत खराब मैं पाया हूं, नीयत, बाकी सब तो परिस्थितियों की भूल हो सकती है, और वो नीयत खराब ये हुई कि उन्होंने संविधान में ये लिख दिया कि जो संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं, तंत्र, वही संविधान में संशोधन कर सकता है। तो जिसको संविधान के मुताबिक कार्य करना है वही अगर संविधान में संशोधन करेगा तो किस तरह का संशोधन होगा, यहां आके एक संदेह पैदा होता है। लेकिन भाई इससे ज्यादा तो इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस समय हमारा देश गुलाम था और बहुत लंबी गुलामी थी अंग्रेजों की, और उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को, उसके समाज को और ओवरऑल मतलब एक देश के तौर पर, एक सिविलाइजेशन के तौर पर भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो उस परिस्थिति में जो संविधान बन गया, क्योंकि उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी जैसे कि आपने कहा कि गुलाम भारत को संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उस वक्त अंग्रेजों का एक बहुत भयंकर इन्फ्लुएंस था, लोग उनसे डरते भी रहे होंगे ऑब्वियसली। मगर आज जब हम कह रहे हैं कि संविधान में बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें हमें ठीक करना है, मगर हम उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो क्या हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव संविधान की कॉपी तैयार है, कोई डॉक्यूमेंट है हमारे पास कि हम कहें कि उस वाला डॉक्यूमेंट में ये कमियां हैं, और जो ये नया डॉक्यूमेंट जो इस नए भारत के लिए है, जो इस स्वतंत्र भारत के लिए है, क्योंकि मेरे पिता की जनरेशन है, हम लोगों ने तो गुलामी नहीं देखी, हम लोगों के तो जन्म लेने से पहले जा चुके, तो क्या हमारे पास कोई ठोस कोई डॉक्यूमेंट है जिसे हम जनता के सामने, लोगों के सामने जा सकें, बात कर सकें, दिखा सकें भाई हमारे पिछले संविधान में तो ये दिक्कत थी, क्योंकि जब तक ऑल्टरनेटिव में कुछ नहीं होगा कि भाई आपका ये संविधान है, उसमें ये कमियां हैं, मगर नए भारत की जरूरतों के हिसाब से, क्योंकि 1947 के समय में जो संसार पूरा था, ज्यादातर देश तो इन यूरोपियन पावर्स के गुलाम ही थे, ज्यादातर देश आजाद हो गए, अपनी खुद की ट्रेड पॉलिसीज हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी कम हो रहा है देशों पे, तो मतलब हमारे पास कोई ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट है या नहीं?
अगर होगा तभी तो हम बता रहे हैं कि फ्लड डॉक्यूमेंट में ये कमी है, उस व्यवस्था में ये कमी है, और हमारे पास जो ऑल्टरनेट है उसमें ये कमियां नहीं है या फिर ये बेनिफिट्स है। तो कुछ हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट तैयार है या फिर ये सब चीजें भी ओरल ही चल रही है, ये मेरा प्रश्न है। आपने एक प्रश्न किया है कि हमारे पास कोई वैकल्पिक संविधान है कि नहीं। तो 84 से और 99 तक 15 वर्षों में देश भर के बहुत से प्रमुख लोगों ने बैठ करके रामानुजगंज के जंगलों में इस पर रिसर्च किया कि वैकल्पिक संविधान क्या होना चाहिए। पूरे संविधान पर रिसर्च करके 4 नवंबर 1999 को एक लोक स्वराज्य संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था, जो अभी यथावत है करीब करीब मानता है। उसमें से कुछ थोड़ी सी बातें मोदी जी लागू किए हैं अभी, थोड़ा सा 2-3 विषय, बाकी तो वैसे के वैसे ही है। लेकिन मैं अभी वर्तमान संविधान की जगह कोई वैकल्पिक संविधान की बात नहीं कह रहा हूं। मैं कोई नई संविधान सभा की बात जो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं अभी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी वो उस तरह का वातावरण नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं एक लाइन कि संविधान संशोधन का अंतिम अधिकार, संविधान संशोधन का अंतिम अधिकार एकमात्र तंत्र के हाथ में न हो। सिर्फ वर्तमान संविधान जैसा है ठीक है वैसा रहेगा, लेकिन अब ये मनमाना संशोधन न कर सके, इसलिए एक संविधान सभा ऐसी बननी चाहिए जिसके परामर्श से ही संविधान में संशोधन किया जा सके। परामर्श में कह रहा हूं कि उससे भी पूछा जाए, संविधान में अगर कोई संशोधन करना हो तो एकमात्र उसके लिए तंत्र माने वर्तमान लोकसभा राज्यसभा ही एक अपना संशोधन न कर ले, एक अलग से कोई व्यवस्था होनी चाहिए संशोधन के लिए केवल। मेरा एक प्रश्न और है कि वो व्यवस्था कैसे की जाए, और जो डॉक्यूमेंट आप बता रहे हैं कि 4 नवंबर 1999 को वो डॉक्यूमेंट तैयार हो गया था, तो जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बुक्स जो हैं चाहे डिजिटल माध्यम से हो या जो किताबों के माध्यम से जो दुकानों में बिकती हैं, अगर उसका प्रचार प्रसार लोग उसको पढ़ें, देखेंगे, समझेंगे, तो क्या जो सरकार है, जो तंत्र है और जो समाज का जो दबाव तंत्र पे बनेगा, उससे उसको लागू क्यों नहीं कराया जा सकता। वो बात सही है कि कोई भी काम आज शायद कर पाना मुश्किल लगे, मगर जब इस नए संविधान का 4 साल होगा, लोग उसको देखेंगे, समझेंगे, तो भले आज नहीं, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, क्योंकि समाज की चेतना में धीरे धीरे करके बढ़ाव आ रहा है। क्योंकि गरीब आदमी जो रोजी रोटी से परेशान है, जब तक उसका पेट खाली रहता है, जब तक ये सब बातें नहीं समझ में आती, किसी का पेट खराब हुआ हो, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हो, तभी वो थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें सोच समझ सकता है। धीरे धीरे करके देश का आर्थिक उत्थान हो रहा है, आर्थिक के साथ साथ उसका इंटेलेक्चुअल उत्थान भी हो, उसमें ये किताब, ये डॉक्यूमेंट बहुत मैं समझता हूँ कि अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो हम इसको छपवाकर इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते, या हम इसको शुरू कर सकते हैं तो कब? मतलब हम लोग के वैकल्पिक संविधान का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ, ये आपका प्रश्न है। नहीं, देखिए उस तरह का कोई हम लोग नहीं बना सके, देश में वातावरण नहीं बना सके, प्रयत्न तो हुआ था, नहीं बना सके। तब हम लोगों ने थोड़ा सा संशोधन किया कि एक संविधान सभा ऐसी बननी चाहिए जो वर्तमान संविधान में संशोधन करने से
थोड़ी सी नियंत्रण करे, इतना हम लोगों ने उसमें संशोधन किया। लेकिन अब जो वैकल्पिक संविधान बनाया गया उसका हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए बहुत साधनों की जरूरत पड़ती है, वो हम लोग नहीं कर नहीं सके उसमें। ये मोटी मोटी बात ये है, लेकिन वो सब प्रक्रिया जीवित है अभी भी। अगर आप उसकी कॉपी कहेंगे तो दे देंगे हम आपको। एक सेशन में भी कुछ हाँ, आप बता दीजिए। मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। दो सवाल आए हैं और दोनों का समृद्ध जवाब देने की कोशिश करूँ। संविधान पे बात हो रही है। देखिए, इंग्लिश में कोटेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फेल्ड, वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान फेल नहीं किया है, हमने उसको फेल कर दिया। राइट, इस बात को जरा गहराई से समझिए। अभी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट है 23 तारीख। जो लड़की टॉप की है उसका नाम इस्ता किशोर है और 20 लाख लोगों ने 2 दिन के अंदर उसकी जाति ढूंढी है कि इस्ता किशोर किस जाति की है। इसमें सरकार कहाँ है, स्ट्रक्चर कहाँ है? ठीक, आप जो कई चीज कह रहे थे उसमें मुझे कंट्राडिक्शन दिखता है। राइट, अंग्रेजियत कम नहीं हुई है, अंग्रेजियत बढ़ी है, अंग्रेजी एजुकेशन का वैल्यू बढ़ा है। आप जिस गरीब की बात कर रहे हैं उसकी भी दिली तमन्ना यही है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, पढ़कर सरकारी सिस्टम के अंदर बड़ा ऑफिसर। राइट, डायकोटोमी समझिए। सरकार अलग चीज है, समाज अलग चीज है। आपके समाज में इतनी बुराइयां हैं। मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, पॉलिटिकल साइंस अच्छे से समझता हूँ, पढ़ाता हूँ बहुत हाई लेवल पे, सोशियोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, लॉ भी किया हुआ। ठीक, जो बुराइयां आपके समाज के अंदर है, क्या ये सही नहीं है कि सब कुछ पावर स्ट्रक्चर से डिसाइड होता है? क्या ये सही नहीं है कि जब किसी लड़की का रेप होता है तो वो रेप लीगल रेप नहीं है, आप उसमें जाति ढूंढते हैं, धर्म ढूंढते हैं, उसका बाप का औकात ढूंढते हैं और उसी के अनुसार चुप रहते हैं या पैसिव सपोर्ट देते हैं या एक्टिव सपोर्ट देते हैं। ये काम सरकार भी करती है और समाज भी करता है। क्या ये आपके भारत का सच नहीं है कि जिस पार्टी का आदमी और जिस जाति का आदमी या धर्म का आदमी सत्ता में आता है, सारा IAS IPS उसी का या DM उसी जाति का या उसके अलायंस ग्रुप का आदमी बनता है? समझिए इसको। मैं XYZ, इसको हम प्रोसेस के रूप में देखिए। एक चीफ मिनिस्टर बनता है, उसको जिस पार्टी ने सपोर्ट किया था लोगों ने, अब DM और SP बना है तो फिर दरोगा उसी की जाति का होगा। तो भैया इतना प्रॉब्लम है, सरकार कोई हवा से थोड़ी आया, हमें आपके बीच, हमने आप और आपने चुन कर भेजा। समझिए इसको। लिंचिंग होता है, रेप होता है, उसमें समाज कहाँ होता है? उसमें आप जाति ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, उसमें जेंडर कहाँ होता है? विमेन इश्यू है या इतने फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए लोग चला रहे हैं, कहाँ होते हैं? उनकी आवाजें कहाँ होती है? तो जब हर चीज आप सत्ता के अनुसार और सहूलियत के अनुसार करेंगे, चाहे वोट देना हो, बोलना हो या चुप रहना हो, तो फिर बहुत दिक्कत है। कॉन्स्टिट्यूशन बदल देने से क्या हो जाए? मैं पूछ रहा हूँ, जब आपके इरादे ही उसमें बेईमानी इतना नीचे तक चला गया है। करप्शन कोई एक जाति का आदमी करता है क्या? जो ऑफिसर है, ईमानदार की गिनती हो सकती है, करप्टों की कोई जाति होती है? और आपके सारे थियरी इंडिया में फेल हो रहे हैं कि विमेन ऑफिसर आएंगी तो करप्ट कम होगी। पूजा सिंघल क्या मेल है क्या? हाँ, और तो ये जो चीज है आपको समझना पड़ेगा। लेकिन सर एक सवाल उठा रहे हैं, वो बहुत सीरियस है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इतने अमेंडमेंट भी हुए, संशोधन भी हुए, जरूरत के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो भी है, उसके बाद भी इतनी समस्याएं बनी हुई है।
कई लोग जो लीगल बैकग्राउंड से उन्होंने अमेंडमेंट पे बहुत जोर दिया कि जरूरत के अनुसार हमने 104 अमेंडमेंट कर लिया है और ये तो ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। अमेंडमेंट कर लेंगे, आप स्ट्रक्चरल चेंज थोड़ी कर पाएंगे। लॉ एक बेसिक कोडिफिकेशन हो सकता है भाई, एक ही चीज आपको क्या लॉ के अंदर लिखा जाएगा। हाँ, एक चुटकुला समझा देता हूँ, उससे आप समझ जाइएगा, मजाक में कह रहा हूँ, कोई अदरवाइज नहीं लीजिएगा। कि बस में हरियाणा के ताऊ जो बैठे लेडी सीट पे जाके बैठ गए, एक लेडी आई, बोले ताऊ ये लेडी सीट है, बोले कहाँ लिखा है, बोले देखो ऊपर लिखा है। उन्होंने कहा जाके ऊपर बैठो, ऊपर जाके बैठो भाई, सीट पे नहीं ऊपर लिखा रहता है ना लेडी सीट। अब ये आपके इरादे हैं तो कोई क्या कर सकता है। मेट्रो के अंदर पता नहीं, आप सबको पता होगा, लेडीज सीट 2 फिक्स था लेडीज। बाद में कई पढ़ी लिखी महिलाओं ने ये जताना शुरू किया कि पूरी सीट लेडी है, तो वो मेट्रो ने फिर एरो लगाया, 2 एरो, यानी यही 2 ही सीट है। तो जब हर चीज को स्ट्रक्चर हो, संविधान हो, रूल हो, हर चीज को हम अपनी सुविधा से अपनी जाति के अनुसार, धर्म के हिसाब से तोड़ने मड़ोड़ने में लगे रहेंगे तो बेचारा वो क्या करेगा। आप मुझे यहाँ समझा दो ना, प्रॉब्लम में है। लॉ एक बेसिक कोडिफिकेशन, और एक लाइन लॉ के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक। मैं लॉ का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने लॉ भी किया है। हमें बच्चों को पढ़ाते थे तो ये बोलते थे कि अगर सारे लोग सुधर जाएं, सख्त हो जाए तो लॉ की कोई जरूरत नहीं, और सारे बिगड़ जाएं तो लॉ काम नहीं करेगा। इस चीज को थोड़ा सा समझिए। देखिए, ले के एक सब्जेक्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बहुत बात इसकी चर्चा होती है। आप अगर देखें एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूलों में क्या हमारी सभ्यता जो है, जो चीज़ शास्त्र है, हमारे कुरान है, वेदास हैं, वो क्या है? वो है कि हम अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें। हमारा जो कल्चर है वो 4 बातों पे टिका हुआ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक चौथा जो मोक्ष है वो सिर्फ हिंदू धर्म में है, और धर्म में मोक्ष नहीं है। जब तक हम अपने बच्चों को, आपको ये बिलीव नहीं करवाएंगे कि ये लॉ ऑफ कर्मा है, जो करोगे भरोगे, ठीक है नहीं, तो एक उसके मुताबिक ये नहीं है कि भी इसी अगले जन्म में ही मिलेगा, इधर भी मिल सकता है, बैलेंस रह जाएगा अगले जन्म में। दूसरा जो फियर था, जो मेरी जनरेशन में था, वो था 84 लाख जीव, कि आप कुत्ता भी बन सकते हो, बिल्ला भी बन सकते हो, अगर आपके कर्म ऐसे हैं तो। जैसे हमें ये बताया जाता है हमारी सभ्यता में कि हम मनुष्य बने हैं उस एवोल्यूशन से होते होते। अब हमारा धर्म जो है, जो हमारा फ़र्ज़ है, उस साइकिल को तोड़ना है, बर्थ और रीबर्थ के साइकिल को तोड़ना है। तो हम करप्शन करके तो नहीं तोड़ सकते ना, तो हमें अपने ऊपर इम्प्रूव करना पड़ेगा। उस दिशा में मैंने नवीन जी से बात किया एक बार, हमारा उस दिशा में कोई कदम नहीं है। आप बात कोई करें स्कूल में तो आपको हिंदू शब्द मैंने ट्विटर पर यूज़ किया, 1 लाख लोगों ने गालियाँ दी मेरे को, 1 लाख लोगों ने गालियाँ दी, कहने लगे हाँ तुमको फौज में कैसे भर्ती हो गए तुम, फौज तो शक्ल होती है। तो बहुत सामना करना पड़ता है। एक प्रोग्राम बनना चाहिए बुद्धिजीवियों का, जो हर स्कूल में जाके बताएं कि हमारा जो है ये अर्थ, धर्म, काम हो गया। धर्म की परिभाषा कोई मंदिर जाने वाली परिभाषा नहीं है। धर्म की परिभाषा ये है कि जो जिम्मेदारी आपको मिली है, आप उसको 16 आने, चाहे आप पिता हैं, पुत्र हैं, वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, अलग अलग धर्म है, मगर हम उनसे विचलित हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं नहीं, हमें कौन सुधारे, सरकार सुधारे, कानून सुधारे। तो उसमें तो प्रिय सुधार भी दिया, 10 साल जेल भी हो गई, कुत्ते की तुम वैसे बाहर आके वैसे ही करोगे। तो जो हमारे, जब तक हमारी सभ्यता इस लेवल पर नहीं होएगी
मैं डीएवी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। 15 मिनट सुबह हमारी प्रेयर होती थी, 15 मिनट। मैं श्रीराम कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। हमारे लाला जैनरल वैश होते थे जिन्होंने कॉलेज ये बनवाया। सुबह सबसे पहले प्रेयर होती थी और प्रेयर कहते थे, वो गॉड आई डू नॉट नो व्हाट इज़ बिफोर मी फॉर दिस डे, दाउ नोवेस्ट द बेस्ट। कुछ भगवान की तरफ हमारी जिम्मेवारी, अपने अहदे के प्रति जिम्मेवारी, और हम तो दिन रात बेईमानी करने में तुले हुए हैं। हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहा है, वाइफ हस्बैंड को चीट कर रही है, लड़का माता पिता को चीट कर रहा है। ऐसे समाज में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप ज़रा सोचिए कौन सा कानून आपको ठीक कर सकता है, कौन सा कानून ठीक कर सकता है। कानून तो जानवरों के लिए बने हुए हैं, जेल में डालने के लिए। क्या ठीक हो जाएंगे? आप जेल में वही काम करोगे। जब तक आप इस अपनी फ़िलॉसफी के ऊपर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों के ऊपर आप बिलीव नहीं करोगे, अपने आप के अंदर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, अपनी वासनाओं के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होएगा तो ये चर्चा चलती रहेगी। थैंक यू। पूजा सिंगल महिलाओं के लिए हमारे लिए वो एग्जाम्पल नहीं है। अगर सही समय पे, जैसे अभी बात सर कर रहे हैं बजरंग मुनि सर, तो मैं एग्री करती हूँ कि फिर तो तंत्र की आवश्यकता ही क्या है अगर हम अपने आप में सही हो ही जाएं तो। हमारी उदाहरण हो सकती हैं दाक्षायणी, हमारी उदाहरण हो सकती थी मालती चौधरी, जिनको कि आज का समाज नहीं जानता। उस युवा लड़के ने जो क्वेश्चन रेज किया है कि बहुत सारे लोगों को हम नहीं जानते, या पुराना जो हमारा संविधान था वो क्या था, गुलाम भारत में एक संविधान सभा बनी, इनफैक्ट उनको 1935 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी पता नहीं होगा कि क्या था। एक तो वो बात है। तो राइट टाइम पे अगर राइट उदाहरण सेट नहीं किया गया तो आज हम पूजा सिंघल की बात कर रहे हैं। और आपको सर मानना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं, महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा गंभीर हैं समस्याओं को लेकर के, सॉल्यूशन को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के। और ये बहुत सारे इंटरनेशनल, हमारे देश में तो खैर हमारी एजुकेशन व्यवस्था ऐसी है ही नहीं कि हमको कुछ रिसर्च मिले पढ़ने के लिए बेटर। बहुत सारे पब्लिकेशन हार्वर्ड का हो, स्टैनफोर्ड का हो, सेज पब्लिकेशंस हैं। उन्होंने कहा है कि अगर नोबेल लॉरियर्स जो थे उनके स्पर्म को महिलाओं के लिए यूज़ किया गया, लेकिन वही महिलाओं के बच्चे अच्छे हुए जो महिलाएं खुद में अच्छी थीं, और बाकी ऐसा नहीं था कि पुरुष का दिया हुआ चीज़। तो एक तो वो पक्ष था। दूसरा मुझे बजरंग मुनि सर से कहना है कि और सही मायने में अगर तंत्र की जरूरत तो फिर डीपीएसपी पे लगाम क्यों लगाया गया, क्यों उसको नहीं दिया गया कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं। बट माई ओनली क्वेश्चन टू यू सर कि क्या शेड्यूल 9 को मतलब फिर से विचाराधीन होना चाहिए? 9 शेड्यूल पर वो पूछ रही है, नारी शक्ति पर 9 शेड्यूल पर वो पूछ रही है, नवी जो अनुसूची है, हाँ नवी अनुसूची, हाँ उस पर पूछ रही है। उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। क्या उस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि कुछ भी उठाया उधर डाल दिया? उससे सवाल है जवाब तो आपका प्रश्न नवी अनुसूची पर है ना। देखिए नवी अनुसूची ये 51 में लागू की गई है, संविधान का भाग नहीं थी। नेहरू जी की नीयत खराब हुई और नेहरू जी तानाशाही की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्होंने न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित कर दिया, या अरे लगभग शून्य कर दिया 51 में। मैंने अपने भाषण में कहा था आपको 51 के बाद संसदीय तानाशाही आई, 51 के बाद, 50 के बाद नहीं, 51 के बाद संसदीय तानाशाही आई और 85 के बाद न्यायिक तानाशाही आ गई। तो उसका अर्थ यही था कि नवी अनुसूची जो है वह न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती है और वहीं से संसदीय तानाशाही शुरू हो जाती है। नहीं, नवी अनुसूची के रहते हुए न्यायिक तानाशाही कैसे आ गई 85 के बाद? क्योंकि न्यायपालिका ने 73 में एक तरह से न्यायपालिका बराबरी पर आ गई केशवानंद भारती प्रकरण में, और नवी अनुसूची उसके बाद भी लागू रही।
73 के बाद भी, शायद मेरे हिसाब से 2006-07 में 9वीं अनुसूची पे संशोधन का अधिकार न्यायपालिका ने लिया, कि 2006-07 के बाद। हम उस पर भी 2006-07 के पहले तो 9वीं अनुसूची लागू ही रही। और 9वीं अनुसूची क्या है? सिर्फ यही है कि पार्लियामेंट की अनुमति के बिना न्यायपालिका दखल नहीं दे सकती है किसी भी मामले में। न्याय विधायिका जिसको 9वीं अनुसूची में डाल देगी वो उसमें न्यायपालिका बाहर हो जाएगी। यही है ना, यही है ना। इनका कहना है कि ये हटना चाहिए, हटना चाहिए इसको, 9वीं अनुसूची को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मैं भी वही कहा, मैं भी आपको यही बात कहा कि 9वीं अनुसूची जो है वो लागू की गई नेहरू जी की तानाशाही स्थापित करने के लिए उस समय। वो कह रहे हैं कि अनुसूची तो फिर भी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हाँ है, अब वो महत्वहीन है 9वीं अनुसूची, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया अपने पास कि हम उस पर विचार कर सकते हैं। सर पूछ रहे थे कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्या लिखित में है क्या, इस तरह से कि आज की पूरे संविधान में कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हैं वो बताते हुए, और एक नई वैकल्पिक व्यवस्था, तो वो हम लोगों के पास है संपूर्ण समाधान के रूप में, और वो पब्लिश्ड भी है। 2018 में वो पब्लिश्ड हो गई। अब आप उसको PDF में, ऑडियो में और हार्ड कॉपी में, तीनों फॉर्मेट में आप उसको पा सकते हैं। तो वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है फ्लिपकार्ट पे, और वो पूरी वैकल्पिक, और वो केवल भारत की ही नहीं पूरे विश्व की एक नई वैकल्पिक व्यवस्था है, पूरे विश्व की। उसे आप कंट्री में लाके पूरे विश्व में वो आ सकती है। इस प्रकार की पूरी लिखित में कंप्लीट वैकल्पिक व्यवस्था है अच्छे तरह से, और उसके लिए ओपन मंच भी है। आप उस पर आकर ओपनली चर्चा भी कर सकते हैं। माइक नीचे कर। हाँ जी, उस पर आप आके ओपनली चर्चा भी कर सकते हैं, ये सारे सवाल भी पूछ सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन ही यूट्यूब में लाइव ओपन मंच की स्थापना की हुई है कि आप जब भी बोलेंगे उस लाइव को हम लोग तय कर देते हैं, और वो उस समय पे प्रसारित हो जाता है। फिर वो रिकॉर्डेड भी रहता है यूट्यूब में, और उसे बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग देखते हैं। आपकी बात वहाँ तक पहुँचती है। इस तरह से हम लोग पहुँचा भी रहे हैं सब जगह। तो इस तरह से है जी। आपके जो सवाल हैं आपने जेंडर वाला मुझसे किया है, लेकिन जो नए शेड्यूल है उस पर भी दो नहीं बोलूँगा। ये सारा जो इंस्टीट्यूशंस का झगड़ा है, ये उसी तरह का झगड़ा है जैसे घर में सास और बहू का झगड़ा है कि तू बड़ा है या मैं बड़ा, तेरा चलेगा या मेरा चलेगा। बाई एंड लार्ज दुखद है, लेकिन सच इंडियन सोसाइटी का भी बाई एंड लार्ज यही है कि अगर सास मजबूत और बदमाश है तो बहू को घर से निकलवा देती है, और बहू मजबूत है तो घर से निकलवा देती है। ये ईगो और पावर का जो टसल है, सेम इंस्टीट्यूशनल वहाँ है कि एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर है या जुडिशरी को। जब भी एग्जीक्यूटिव कमजोर हुई है उसने जुडिशरी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। जब एग्जीक्यूटिव कमजोर हुई है तो जुडिशरी ने चलाने की कोशिश की। सबने एक बहुत अच्छी बात कही कि केशवानंद भारती केस में ऐसा लगा था कि अब एक संतुलन है, लेकिन जब दिल में इरादा ये हो कि पूरी दुनिया मेरे पैर के नीचे हो, तो फिर वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो काम नहीं करता है। दिक्कत वहाँ पे आ रही है। 9th शेड्यूल के बारे में मुझे इतना कहना था। दूसरा, आपने जेंडर वाली जो बात की, कतई मैं किसी भी तरह के बाइनरी थ्योरी के खिलाफ हूँ। एक्स वर्सेस वाई, ऐसा नहीं है। चाहे जाति पे हो, जेंडर पे हो, कुछ भी हो। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर निगेटिव इम्पल्सेस की बात की जाए तो आपको सब एक मिलेगा, उसमें पूरा वसुधैव कुटुंबकम है। जाति पे आपको भेद करने की ज़रूरत नहीं है। करप्ट हर जाति का आदमी हो सकता है और ईमानदार भी हो सकता है। जेंडर में भी यही समस्या है, धर्म के साथ भी यही समस्या है। अच्छा, मज़ेदार चीज़ है कि एक ही टाइम फ्रेम में आपको एक से एक डिसऑनेस्ट और एक से एक ऑनेस्ट ऑफिसर में मिल जाएगा। सर, आर्मी के यहाँ बैठे हुए मेजर जनरल रहे हुए हैं। ये जब ग्रेजुएट कर रहे थे उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ। सर 61 के ग्रेजुएट और मैं 68 का मेरी पैदाइश है। तो इसी कंट्री में आर्मी भी है जहाँ लोग देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। इसी देश में कुछ ऐसे हैं जो पूरा सिस्टम लूट के घर भरने के लिए तैयार है।
तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि सवाल सिर्फ ये, बेसिक सवाल ये है कि क्या स्ट्रक्चर में सुधार से आदमी सुधरेगा या हम ही स्ट्रक्चर को बनाते या बिगाड़ते हैं, उस मौलिक सवाल में आपको जाना पड़ेगा। मैं टीचिंग में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, आई एम सॉरी, हर तरह के टीचर हैं और मैं आपको बता दूं कि मेरी नज़र में 10% से ज़्यादा अच्छे टीचर नहीं है, जबकि वो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है। भाई कोई आपको एज ए टीचर कमरे में ढकेल के थोड़ी पढ़वा सकता है। इंग्लिश में एक कहावत है कि अगर आपको घोड़े को पानी पिलाना है तो ऑल यू कैन डू इज कि आप उसका मुंह पकड़ के पानी में डाल दें, पीना और नहीं पीना अभी भी उसकी मर्जी है। जब मेरे अंदर का आदमी मर गया है तो हर समय फिर तो मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा। मुझे काम नहीं करना है तो उसके लिए लॉजिक ढूंढूंगा, मुझे पढ़ाना है तो कोई लॉजिक ढूंढने की क्या जरूरत होती है। सेम चीज़ है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग है, एक ही टाइम पीरियड में, एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही सिस्टम में हर ब्रांड का लोग पढ़ा हुआ है, लेकिन दिक्कत ये आती है, सोशियोलॉजी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, उसके नज़रिए से मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुछ लोग करप्ट हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, वो रहेगा। आपको जो धरती पे भगवान को भी भेज दोगे कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए तो ही प्रॉब्लम रहेगा। सोशियोलॉजी में एक टर्म है नॉर्मल लिसनेस। जैसे हमारा शरीर है, 2 साल में 2 दिन बीमार पड़े, ये चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप 10 दिन में 4 बार बीमार पड़े, चिंता की बात है। तो सिस्टम भी ऐसे है। पैथोलॉजी तब होता है जब वो बहुत फ्रीक्वेंट हो जाए, उसका रफ्तार बहुत तेज हो जाए, जो हमारे सिस्टम में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कुछ लोगों से कभी समस्या नहीं होती, उससे दिक्कत ही नहीं, उसमें लॉ काम कर जाएगा। लेकिन जब आप हर चीज़ को एक पैटर्न बना देंगे, एक ऑर्डर ऑफ द डे बना देंगे, सिस्टम का पार्ट बना देंगे, सोसाइटी का पार्ट बना देंगे, तो फिर बहुत दिक्कत है। सोसाइटी का लॉ काम नहीं करेगा। जो मैंने शुरू में कहा कि अगर सब लोग इंसान हो जाए तो भी लॉ की जरूरत नहीं है, और सब अगर उल्टा पुल्टा हो जाए तो लॉ काम नहीं करेगा, लॉलेसनेस की स्थिति आएगा। तो मैं जेंडर में जो कहना चाह रहा था वो सबके लिए मैंने लागू किया। मैंने आपसे भी पर्सनल कन्वर्सेशन में ये भी बात की थी कि अभी जो 2 लड़कियां जो सिविल सर्विसेज IAS बनी, दोनों लड़की हैं, और अनफॉर्चुनेटली एंड कोइंसिडेंटली दोनों के फादर नहीं, और दोनों की मदर ने सब किया, राइट। तो डिटर्मिनेशन और फोकस, वो जज्बा सब दिखता है। लेकिन अभी इन बेटियों का भी जवाबदेही है कि सिस्टम में आए तो उसी जज्बे के साथ काम करें। ऐसा ना हो कि पता लगा आज टॉपर हैं और 10 साल बाद जो है, 20 साल बाद पता लगे कि गड़बड़ हो गया। हाँ, पूजा सिंघल का नाम मैंने लिया, सिविल वालों, ऑल्सो वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ सिविल सर्विसेज, काफ़ी नाम हुआ था। पर्सनल साइटेशन से कोई मतलब नहीं है, करप्ट कोई भी हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है, किसी भी जगह का हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है, और 5-10% करप्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको बिल्कुल दुखी होकर नहीं बोलूँगा। प्रॉब्लम ये है जब पैथोलॉजिकली वो चीज़ें काफ़ी, है ना, बढ़ जाती है, दिक्कत वहाँ पे। ओके, कि यहाँ जो लोग बैठे हैं करीब 90-95% लोग ऐसे हैं जो एनलाइटेड हैं, मतलब जो व्यवस्था से जुड़े सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, जानते हैं कि हाँ समस्या तो है, और समाधान भी करीब करीब वो समझ रहे हैं। मतलब जैसे आप समझा रहे हैं तो समझ रहे हैं, जो लोग समझा रहे हैं ऐसे प्रश्न करना चाहते हैं लोग। हाँ, तो मेरा ये था कि इन सवालों के जो जवाब हैं, जो समाधान है, और उस समाधान को करने का जो एग्जीक्यूशन का जो उसका पार्ट है, उस पर कोई रणनीति बन सकती है क्या, या कोई योजना बन सकती है? हाँ, कि संविधान और उसमें खो गई संप्रभुता, वो व्यक्ति की हो, गांव की हो, संप्रभुता, हाँ, वो पूछ रहे हैं कि कैसे खो गई। ठीक है, मेरी संप्रभुता कैसे खो गई, मतलब पहले थी फिर हो गई, ऐसा कुछ है क्या, या थी ही नहीं कभी? वर्तमान समय में तो संप्रभुता आम नागरिकों के पास शून्य है, क्योंकि संप्रभुता तो संविधान से है, और संविधान में आम नागरिकों की कोई भूमिका नहीं। आप कोई भी संशोधन करना चाहें, कुछ भी, तो तंत्र के माध्यम से ही हो सकता है। तो आपके पास तंत्र को अधिकार कौन देता है? लोग।
और भी क्या, और भी खत्म। आवाज आ रही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? हाँ हाँ अभी आई। के सिद्धांत रूप से तंत्र को अधिकार देता है लोक, सैद्धांतिक रूप से, और व्यावहारिक रूप से लोक को अधिकार दे रहा है तंत्र। तो अगर आप कोई आपके पास ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे आप तंत्र पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण कर सके, कोई मैकेनिज्म नहीं है अब तक। हम लोगों ने इस पर जो सोचा वो ये सोचा कि एक संविधान सभा होनी चाहिए और तंत्र संविधान पर जब भी कोई संशोधन करे तो उस संविधान सभा की स्वीकृति होनी चाहिए। अब एक प्रश्न उठेगा कि संविधान सभा बनेगी कैसे? तो हम लोगों ने ये माना है कि जो चुनाव होता है, चुनाव में 2 वोट दिए जाएं, एक संविधान सभा के लिए, एक लोकसभा के लिए, तो 543 संविधान सभा के लोग हो जाएंगे। ये 543 जो लोग हों ये निर्दलीय हों आपकी सलाह मुताबिक, कि वो निर्दलीय हों, कोई दल के सदस्य न हो, उनका कोई वेतन भत्ता न हो, क्योंकि उनको बैठना कितनी बार है? 5 साल में 1 बार 2 बार, बस। उनकी कोई भूमिका नहीं है। सिर्फ संविधान संशोधन में एक अंकुश लगना चाहिए। अगर राइट टू रिकॉल भी हो जाए तो एक और अंकुश हो सकता है, उसका तरीका हो सकता है। लेकिन संविधान संशोधन का अंतिम अधिकार भी तंत्र के पास हो, ये मैकेनिज्म गड़बड़ है। ये मैं आपको मोटी बात बता दी है, लेकिन और कोई बात हो तो और बताइएगा। लेकिन दुर्योधन 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं है। 5 साल दुर्योधन जो है वो 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं है। वो 5 गांव नहीं, पूरा हस्तिनापुर 5 गांव नहीं, एक भी गांव देने को वो तैयार नहीं है। हाँ, एक भी नहीं, मतलब तंत्र जो है वो पूरी तरह, क्योंकि तंत्र का मानना है कि भारत की आम जनता अपढ़ है, अयोग्य है। एक प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे ही बीच से जो आदमी परिवार नहीं चला सकता था, तंत्र यही कहता है ना कि आप परिवार भी नहीं चला सकते, आप परिवार का काम भी तंत्र करेगा, राज्य करेगा, तो परिवार भी आप नहीं चला सकते हैं। लेकिन एकाएक आप देश चलाने लग गए। आज आप चुनाव जीते, कल से आप देश का कानून बनाने लग गए। इतनी योग्यता आपके अंदर, कौन सी परीक्षा आप पास कर गए कि आपके अंदर इतनी योग्यता आ गई कि जो परिवार नहीं चला सकते हो देश चला सकते हो? ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर मिल नहीं रहा है कभी भी। जायका और न्यायपालिका में खींचतान चला करती है। यदि तीसरी इकाई संविधान सभा बन जाएगी, तीनों में ऐसा होने लगा, तब क्या करेंगे? और इसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी कैसे होगी? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, लीजिए ना। आपके पास ऑलरेडी 3 पिलर बने हुए हैं, विधायिका, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। इसमें जो खींचतान है उसका रेफरेंस बहुत बार आया है। तो या तो जो चौथी वाली है इसकी कोई गारंटी हो कि भाई सारा मामला इसको है ना कि चेक एंड बैलेंस हो और सेपरेशन ऑफ पावर हो, तो ये प्रोविजन तो पहले से था और गड़बड़ हो चुका है उसमें, राइट सर? एक मेरा एक प्रश्न है आपसे कि क्या करना चाहिए आपके विचार से, क्या तरीका? मैं आ रहा हूँ उस पर। ये दूसरा जो ये संप्रभुता वाली बात है, मुझे लगता है कि सहभागिता और हिस्सेदारी की बात है, राइट? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनाया गया उसको समझिए, बहुत इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था मेरी नज़र में। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? 3 फीचर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। नंबर 1 वयस्क मताधिकार, कि 18 से ऊपर है तो आप वोट देंगे, राइट?
दूसरा गुप्त मतदान, जहाँ वोट करने जा रहे हैं देश का प्रधानमंत्री भी वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, और तीसरा पीरियोडिक इलेक्शन, 5 साल पे इलेक्शन होंगे। तो अगर हिस्सेदारी वाली बात तो यही थी ना कि भाई आप किसी सरकार से खुश नहीं हैं तो 5 साल बाद आपके हाथ में लोकतंत्र हथियार सौंपता है कि आप उसको बदल दें। अब प्रॉब्लम ना तो लॉ में है ना स्पिरिट ऑफ लॉ में, प्रॉब्लम उसके फंक्शनिंग में, क्योंकि इन सब कुछ होने के बावजूद हमने देखा है कि कितनी समस्याएं गहरी हैं। तो सर जिस सवाल को बार बार उठा रहे हैं, सवाल बहुत जेन्युइन है कि डेमोक्रेसी है, गुप्त मतदान है, पीरियोडिक इलेक्शन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक एंड बैलेंस, सब कुछ है, एडल्ट फ्रेंचाइज है। उसके बावजूद भी सर ने एक बात कही जो बिल्कुल मैं एग्री करूँगा कि 80% लोग जो हैं सिस्टम का पार्ट ही नहीं, उनकी हिस्सेदारी सिर्फ इलेक्शन में 2-4 दिन जो रहता है उसमें खाओ पियो मस्त लो और वोट डालो, इसके अलावा मुझे तो नज़र नहीं आता। या 5 किलो अनाज वाली बात है। सच तो यही है जो सर कह रहे हैं कि भाई 5-10% लोग हैं, उन्होंने सिस्टम को अपने पॉकेट में डाल रखा है, चाहे वो सत्ता का गुरूर हो या स्ट्रक्चर को समझने और तोड़ने की उनकी काबिलियत हो या मैनिपुलेशन हो। इस सच्चाई से हम वो नहीं मोड़ सकते। और सवाल ये है कि आंसर क्या है, तो सर जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति कुछ बता सकता है, मेरे तो बौद्धिक औकात से बाहर है कि मैं इस पर कुछ बोलूँ। इसका जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिस कंट्री का हमने कॉपी किया है वो बहुत ही छोटा कंट्री है। अगर मैं आपको यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी कहानी है, जब वो बना कैसे, उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन है। देखिए मज़ेदार, अब वो अपनी टीम चुनता है, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो चुन के नहीं आते हैं, वो जो क्रीम ऑफ द कंट्री, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, जो यूएसए का बेस्ट ऑफ बैंकर होगा, जो कि जिसका पेट भरा हुआ है, मतलब उसको अभी करप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो जो बात कर रहे थे कि भाई कोई जो घर नहीं चला सकता वो देश कैसे चलाएगा, उसका जवाब ये है, वो अपनी कैबिनेट चुनता है और उसको बड़े पावर थे, अभी धीरे धीरे उसके प्रेसिडेंट के पावर ख़त्म कर दिए। फिर उन्होंने बोला भाई हम इसको पावर तो दे दी। अब देखिए मज़ेदार बात, उन्होंने ये उसको बताया कि 2 टर्म के बाद वो नहीं जीत सकता, कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म के बाद 4-4 साल के बाद नहीं हो सकता। जिससे क्या हुआ कि जो नई जनरेशन आने वाली है उनको भी उम्मीद जागी रही। अभी यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो 35 साल तक बनता है, जब तक मरता नहीं है। तो जो टैलेंट है वो भी बूढ़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो कि सत्ता संभाल सकता है, सत्ता को चला सकता है, वो भी बूढ़ा हो रहा है। तो जब तक वो 35 साल के बाद 75 साल के हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए। तो इतने बड़े देश के लिए हमें यूएसए का अनुसरण करना चाहिए था और उस कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अपनाना चाहिए था, तो हम तरक्की कर सके सेंट्रलाइज तरीके से। जैसे आप बाप है, सारी कमाई को वही कंट्रोल करे और लोग सुबह उठ के 5-5 रुपए खर्चने के लिए दे। जी जी, मुद्दे की बात यह है कि हम सत्ता पर कंसंट्रेट करें कि व्यवस्था पर कंसंट्रेट करें। देखिए सत्ता और व्यवस्था 2 अलग चीज़ नहीं है। जब आप कोई सिस्टम बनाते हैं वही तो सत्ता संभालेगा, सिस्टम ही तो संभालेगा, जिस उसी से लोग चुन के आएंगे। सत्ता तो उसका एक पार्ट है, जहाँ तक मैं समझता। नहीं, सत्ता तो देखिए बनाई आपने पहले, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो बड़ी अच्छी, जैसे अभी हम सत्ता में, सत्ता का मतलब विधायिका को नहीं मान रहे हैं, सत्ता का मतलब योगी जी, मोदी जी, एग्जीक्यूटिव, तो वो तो नहीं मान पा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आज इलेक्शन जो है हमारे क्वाजी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते जा रहे हैं। जो आप माने या ना माने, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा था वो बदली हो चुका है। आज कोई भी इलेक्शन है पार्टी के नाम से नहीं जीता जाता, पर्सनैलिटी के नाम से जीता जाता। अब दिक्कत कहाँ आती है सर, योगी जी जो चुन के बंदे आते हैं उसी में से कैबिनेट बनानी पड़ती है, जो कैबिनेट बनानी पड़ती है, मंत्री बनाने पड़ते हैं, वो जो लोग चुन के आए हैं
अब वो चुने हुए जो चुनाव लड़ना और देश चलाना जो सर बोल रहे हैं, दो अलग चीज़ें हैं। वो उसकी जो दक्षता है चुनाव के जीतने के लिए या हारने के लिए है, उसको कुछ और हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। बट देश जब उसको आप शिक्षा मंत्री बना देते हो तो उसको शिक्षा के नाम से कोई तजर्बा है ही नहीं, तो आपका टॉफी टर्वी मामला हो गया ना, जो यूएसए में नहीं होता है। यूएसए में जो टॉप का बंदा होगा, जो प्रेसिडेंट है वो चुनता है, अपनी कैबिनेट खुद चुनता है, वो कोई मतलब वो इलेक्ट होके नहीं आता। इसमें मुनि जी हम ये चाहते थे कि आप इतनी दूर से आए हैं, आप एक बार सदन का इतना मार्गदर्शन तो करें कि भाई ये एक रास्ता है, इस रास्ते पर चलना चाहिए, योजना बनाकर चलना चाहिए। हाँ तो बनाइए ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाइए। एक बार जरा मुनि जी। हाँ बदलिए, जैसे यूएसए का एग्जीक्यूटिव बिल लाइए जी, अपना पावर होगा। ये इस तरह से तो कलैप्स हो जाएगा। अब मैं आपको कहता 10 साल है आपके पास, एक बार मोदी जी योगी और कोलिशन गवर्नमेंट आनी शुरू हो गई, इट विल कलैप्स। आप प्रश्न ये है कि आगे क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेन सवाल है रास्ता क्या होगा, रास्ता आगे क्या होना चाहिए, यही ना। तो भाई आगे क्या होना चाहिए, तो आगे आपके हाथ में सिर्फ अभी इतना है कि आप अभी डिस्कशन करिए आपस में इस मुद्दे पर, राइट टू रिकॉल, नॉन सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब परिवार, गांव, जिला, इनको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। अभी संवैधानिक अधिकार नहीं है, अभी कानूनी अधिकार है। परिवार को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए, जो अभी नहीं है। जातियों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अभी, जाति को जी कॉन्स्टिट्यूशनल है। किसको? जाति, धर्म, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। परिवार को कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, मान्यता ही नहीं है। गांव को संवैधानिक मान्यता तो दी गई 93 में, संवैधानिक मान्यता दी गई लेकिन लागू नहीं की गई। गांवों को 29 अधिकार घोषित किए गए कि आपको दिए जाएंगे, ये तो नहीं कहा कि कब दिए जाएंगे, देंगे। तो 29 में से अभी तक एक भी अधिकार गांव को नहीं मिला है, एक भी, और कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन करने का तो उन्हीं का अधिकार है, जब चाहेंगे तब संशोधन कर देंगे। तो भाई जनहित को डिफाइन करना ये जन का काम होना चाहिए, तंत्र का काम है। हरियाणा में शराबबंदी हुई जनहित में, और 5 साल बाद शराब चालू हो गई जनहित में। जनहित को परिभाषित कौन करेगा? तंत्र करेगा। बस ऐसे ही है सब। आज आप इस विचार मंथन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय दिया। एक बार पुनः आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अगले कार्यक्रम की अगली बैठक की हम लोग यथासंभव समय आपको सूचित कर देंगे। नमस्कार।